वर्ण वर्ण के बारे में विचार करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखिए, जो वर्ण है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए क्या है? वर्ण। वर्ण क्या है? एक तरह से वर्ण एक ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। यानी जिसके, इसको कह सकते हो आप अक्षर। वर्ण अक्षर ये क्या होते हैं? अक्षर यानी जिसके खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके एक से ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो कहलाता है वर्ण। अब वर्ण देखिए, हिंदी में वर्ण पढ़ते हैं तो वर्ण पढ़ते हैं पर तीन तरह के। कितने प्रकार के? वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देखिए स्वर। क्या होता है? स्वर। और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। और एक होता है अयोग वहा वर्ण। अयोग वह वर्ण। अब स्वर जो है, स्वर क्या है इसको समझिए। सबसे पहले ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं कंठ की सहायता से, तो कंठ में जो श्वास नलिका है वो सिकुड़ती नहीं है। डायरेक्ट कंठ से बाहर निकलने वाले जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं स्वर। इनकी संख्या आप पढ़ने पढ़िए 11 और 13। अगर संस्कृत में पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है तो 13 बताओगे, और हिंदी में पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं 11, तो 11 बताओगे। 11 और 13 क्या डिफरेंट है, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। और जो व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये क्या है? देखिए व्यंजनों की संख्या पढ़ोगे आप, जो शुद्ध व्यंजन। अभी सबसे पहले अपने स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अपन अच। क्या बोलते हैं? अच। तो स्वर के बारे में देखिए आप, जो अच है स्वर, ये स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब इन्हें समझिए कि ऋस्व स्वर क्या होते हैं। स्वर की संख्या टोटल मैंने बताया आपको 13 और 11। अब 13 जो संस्कृत में पढ़ेंगे 13 कैसे होते हैं। देखिए कुल जो स्वर होते हैं वो लिख देता हूं मैं, ए, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ और औ। इनको गिनोगे तो इसके अलावा देखिए दीर्घ स्वर नहीं लिखे मैंने इनके बीच में, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और दीर्घ री। अब देखिए आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब हम हिंदी के अंदर स्वर पढ़ते हैं तो एक ये जो री, ये री दिया हुआ री ये नहीं मानते हैं, और एक ये दीर्घ री है ये नहीं मानते हैं, तो बचे कितने हैं? 11। तो अगर हिंदी में पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी? 11। और संस्कृत में पूछे तो कितना? 13। री जो री, ये री दीर्घ री है और ली है, ये दोनों स्वर किसके हैं? संस्कृत के। ये हिंदी में प्रचलित नहीं है। अब देखिए आप, अपन ने देखा कि स्वर, स्वर को तीन भागों में बांटा, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये जो स्वर है ये कहलाता है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मात्र एक मात्रा का समय लगे, उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, वो ऋस्व स्वर। दीर्घ स्वर ये होते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में दो मात्राओं का समय लगे, वो दीर्घ स्वर। और जो प्लुत स्वर है ये त्रिमात्रिक। क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में तीन मात्राओं का समय लगे, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में तीन मात्राओं का समय लगे। इसको अब देखिए अपन, स्वर है ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी प्रकार की बाधा या कंठ अवरुद्ध ना हो, स्वर कहलाते हैं। स्वर मूल रूप से तीन भागों में बांटे गए हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए ऋस्व स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या आप बता सकते हो 5। कितनी? 5। और दीर्घ स्वर पूछा जाए तो इनकी संख्या बता सकते हो आप 8।
स्वर पूछे जाए तो कितने 13। अब मूल स्वर की इनको ऋषि स्वर को अपन कह सकते हैं मूल स्वर। क्या कह सकते हैं इनको? मूल स्वर भी कह सकते हो आप। मूल स्वर भी कह सकते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? ए, ई, उ, री और ली, ये हो गए मूल स्वर। इनकी संख्या 5। ऐसे दीर्घ स्वर देखिए आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इनकी संख्या हो गई 8। 4 4 8। अब प्लुत स्वर देखिए। प्लुत स्वर का मतलब यही स्वर प्लुत स्वर कहलाएंगे कि जब अपन इनके आगे ये लगा देते हैं, यो डैश या ई के आगे लगा दो 3, ऊ के आगे लगा दो। अब इनको पहचानोगे कैसे? जैसे आपने देखा होगा, अब इनको मैं एक बार और समझा देता हूं ध्यान से। एक मात्रिक यानी ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे वो मूल स्वर या ऋषि स्वर कहलाते हैं। जैसे ए है, ए, ई, उ, री, ली। जब हम इन्हीं स्वरों का दीर्घ स्वर में उच्चारण करेंगे, यानी इससे दुगुना समय, इससे दुगुना मूल स्वर से दुगुना समय जिसमें लगे वो कहलाएगा दीर्घ स्वर। जब हमें आ, ई, उ, री, जब देखिए ध्यान से ए एक मात्रा का समय, आ दो मात्रा का समय लगा, दुगुना। इससे मूल स्वर से दुगुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। ई, उ, री, यानी ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में दो मात्राओं का समय लगे वो दीर्घ स्वर के नाम से जाने जाते हैं। और इनसे दुगुना समय जिस मात्रा को लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगे, जैसे आपने देखा होगा ओम का उच्चारण करते हैं, या प्रातःकाल मुर्गे की जो ध्वनि होती है कुकड़ू कू, यानी लंबा, तो 3 मात्राओं का समय लगा तो वो कहलाते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहलाते हैं? त्रिमात्रिक स्वर, यानी इनको कहा जाता है प्लुत स्वर। क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। ये अपनी स्वरों की स्थिति हुई। अब देखिए थोड़ा सा और बता सकता हूं मैं आपको कि जो संयुक्त स्वर, इनको अपन संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों की सहायता से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अभी इनके बारे में बता सकता हूं मैं, ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं। इधर लिख देता हूं मैं। देखिए जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, ये 2 स्वरों को मिलाने से बने हुए हैं। जैसे ए को और ई को मिलाओगे तो बनेगा ए को और उ को मिलाओगे तो बनेगा ओ, ए को और ए को मिलाओगे तो बनेगा आई, ए को और ओ को मिलाओगे तो बनेगा औ। यानी संयुक्त स्वर, 2 अलग अलग स्वर। ए को ई को मिलाया, कौन सा स्वर बना? ए को और उ को मिलाया, बना कौन सा? ओ। तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी 2 अलग अलग स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करते हैं वो संयुक्त स्वर। इसी तरह देखिए ये जो स्वर दिए हुए हैं, आ कैसे बना है, इनके बारे में देखिए। सजातीय स्वर, इनको कह सकते हैं सजातीय और इनको कह सकते हैं विजातीय। अलग अलग जाति के है और ई, इसका उच्चारण अलग है, इसका उच्चारण अलग है, दोनों को मिला के तीसरे स्वर का निर्माण होगा तो विजातीय। और सजातीय स्वर देखिए ये कैसे बने, तो देखिए आप, ये ए, देखिए ए और ए को मिलाओगे तो बनेगा आ, ई को और ई को मिलाओगे तो बनेगा दीर्घ ई, दीर्घ आ दीर्घ ई। ऐसे उ और उ दोनों ऋषि स्वर मिलकर निर्माण करते हैं दीर्घ उ का। तो ये सजाती है कि जाति के स्वर है ए और ए, ई और ई, ये बनाते हैं दीर्घ स्वर का। यानी ए, अब देखो आप ए और ए एक मात्रिक स्वर, लेकिन 2 ए मिलके दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, 2 मात्रा का समय लगा। ए आ, ई मिलके दीर्घ ई का निर्माण करती है तो ई। ऐसे उ और उ दोनों ऋषि स्वर है, दोनों ऋषि स्वर मिला के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो उ। तो कुल मिला के जो स्वर है, स्वर को मैंने बताया कि संस्कृत में क्या कहा जाता है, इसको अच। क्या कहा जाता है?
मूल स्वर भी कह सकते हो आप, या ऋषि स्वर भी कह सकते हो, दीर्घ स्वर कह सकते हो, क्लृप्त स्वर। तीनों स्वरों में डिफरेंट आ गया। ऋषि स्वर 5, दीर्घ स्वर 8, समझ रहे हो। ऋषि स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और क्लृप्त स्वर में 3 मात्रा का समय। ये पहले वेद शास्त्रों में चलता था। वेद पुराण जो प्राचीन जो संस्कृत थी उनमें ये क्लृप्त स्वर आज वर्तमान समय बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये 3 मात्राओं का समय लगता है। तो इस प्रकार हम स्वरों के बारे में विस्तार से समझ चुके हैं। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हो, मैं और डिटेल से बता सकता हूँ इनको। ये है अपने स्वर। इसी तरह देखिए आप दूसरा पार्ट पढ़ा था कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्ण। अब अपन पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों को संस्कृत में कहा जाता है हल वर्ण। क्या कहा जाता है? हल वर्ण। क्या कहा जाता है? हल वर्ण। अब आज के लिए जो पढ़ा है अपने वर्णमाला में स्वर, इसको दोबारा समझाऊं क्या? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा सकता हूं। अगर समझ में आ गया तो आगे अपन पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। समझ में आया कुछ? अब देखिए आप स्टॉप कर लो भाई।